समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नेचर का कोई आर्गुमेंट हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रेमिसेस प्लस मल्टीपल कंक्लूजन हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक कंक्लूजन या एक प्रोपोज़िशन जो है वो कुछ प्रेमिसेस के लिए कंक्लूजन का रोल प्ले कर रहा होता है और वही कंक्लूजन जो है वो आगे किसी मेजर कंक्लूजन के लिए फिर प्रेमिस बन जाता है। तो उस चीज़ को बेटर तरीके से क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम्स जो होती हैं आर्गुमेंट की ड्रा करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, या एक लंबे चौड़े आर्गुमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि आप एक क्लिक में समझ जाएँ कि अच्छा ठीक है, ये आर्गुमेंट के अंदर क्या चीज़ हो रही है, कौन से प्रेमिसेस हैं और वो किसके लिए बेस या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने इसके अंदर कंक्लूजन है। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है आर्गुमेंट में हमारे पास प्रेमिसेस होते हैं और कंक्लूजन होते हैं। प्रेमिस एक भी हो सकता है या मल्टीपल प्रेमिसेस भी हो सकते हैं जो कि एक सिंगल कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे होते हैं हमें, या एक प्रेमिस की बेस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। टोटल दो हमारे पास प्रोपोजिशंस हो सकती हैं, जिस तरीके से ये अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ऑल कार्स वाली। तो उसमें एक प्रोपोज़िशन प्रेमिस था और उसकी बेस पे हमने दूसरा प्रोपोज़िशन जो है वो कंक्लूजन की फॉर्म में ड्रॉ किया। अब उसी को अ, अच्छा वो सिंपल एग्ज़ाम्पल थी आर्गुमेंट की, या सिंपल आर्गुमेंट की एक एग्ज़ाम्पल थी। अब समटाइम्स ये भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रेमिसेस हों, जिस तरीके से हमने टीवी कमर्शियल वाली देखी थी, या हमने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी एक्सरसाइज़ के ऊपर जिसमें मल्टीपल प्रेमिसेस थे। हर एक प्रोपोज़िशन के अंदर एक्सरसाइज़ का कोई एक बेनिफिट बताया गया, 3-4 बेनिफिट्स बताने के बाद कंक्लूड किया गया कि कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि रेगुलरली इंसान एक्सरसाइज़ ना करे, जो कि हमारा कंक्लूजन था या कंक्लूडिंग प्रोपोज़िशन था। तो इसका मतलब ये कि मल्टीपल प्रेमिसेस की बेस पे भी वी कैन हैव अ कंक्लूजन, या वाइस वर्सा ये हो सकता है कि एक प्रेमिस हो, उसकी बेस पे फिर आप एक से ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। इसका मतलब ये कि एक प्रेमिस होगा, एक सपोर्ट होगी या एक सपोर्टिव प्रोपोज़िशन होगा जिसकी बेस पे हम एक से ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि मल्टीपल प्रेमिसेस भी हो सकते हैं और उनके मल्टीपल कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल प्रेमिसेस का एक कंक्लूजन होता है या 2 कंक्लूजन होते हैं जिसको हम सब कंक्लूजन कहते हैं, और फिर वो सब कंक्लूजन्स मिलके एक मेजर कंक्लूजन की तरफ इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कर रहे होते हैं, उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वही जो हमने पढ़ा था कीफ या फनल अप्रोच कि आप ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में यूजुअली इस तरीके से बातचीत हो रही होती है, या उल्टा तरीका हो रहा होता है कि पहले कंक्लूजन दिया जा रहा होता है, फिर उसमें से सब कंक्लूजन की बात हो रही होती है, हम इंफॉर्मेशन को फैलाते जा रही होती हैं और एंड में फिर प्रेमिसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर सब कंक्लूजन्स। तो ये हम साइड बाय साइड देखेंगे आगे के इसमें किस तरीके से कौन सी टाइप ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है उसमें किस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आर्ग्यूमेंट का मतलब झगड़ा या डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट भी समझते हैं, लेकिन लॉजिक में हम उस आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। लॉजिक में आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है व्हेन एवर यू आर सेइंग समथिंग, व्हेन एवर यू आर कंक्लूडिंग समथिंग, व्हेन एवर यू आर टेलिंग समथिंग, तो उसके लिए यू मस्ट हैव सम बेसिस, यू मस्ट हैव सम सपोर्ट, कि जिसकी बेस पे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए आपको कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स या कुछ सपोर्टिव प्रोपोजिशंस जो हैं वो बिल्ड करना पड़े, जिसको हम करेक्ट रीजनिंग जो, या हम कह सकते हैं एक अपनी बात की सेंस डेवलप करने के लिए आप कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोपोजिशंस शेयर कर रहे होते हैं।
तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होगा तो दैट विल बी लेबल्ड एज आर्ग्यूमेंट, या उसमें से फिर वी विल स्टार्ट पिकिंग और आइडेंटिफाइंग के दिस वन इज द कंक्लूजन या फिर ये प्रेमिसेस है। वो जो क्वर्ल या डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट वाला आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। हमने अभी तक पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ प्रेमिसेस हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और उसकी बेस पे फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। अब ऐसा होता है कि समटाइम्स जब हम किसी ऑथर की बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा किसी ने अगर लिखा हुआ है, तो उसको जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हर ऑथर ने अपनी बात को समझाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड की हुई होती है। वो इसीलिए होती है ताकि जो बात की जा रही हो उसकी करेक्ट रीजनिंग हो, वो लॉजिकल वे में लोगों के पास पहुंचे, वो बिल्कुल ऐसी चीज ना हो या ऐसी बात ना हो कि उसकी कोई सेंस ना बनती हो। तो आर्ग्यूमेंट यही सब है। अब यहाँ पे क्या है, 3 वेज हैं जजिंग द प्रेजेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। वो कौन कौन से हैं? ऑथर और राइटर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स द रीजंस, एविडेंस, जस्टिफिकेशन, रैशनल और प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट। या तो लिखा हुआ होगा कि रीजंस फॉर दिस वन इज, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल नीचे गिवन है, आई कंक्लूड द डायनासोर्स प्रोबेबली हैड टू कोप विद कैंसर। अब यहाँ पे वर्ड आई कंक्लूड से समझ आ रही है कि ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये एक कंक्लूजन है जिसके लिए कुछ रीजंस उसने मेंशन किए हैं आगे। दीज आर माय रीजंस। ऑथर ने फिर वन बाय वन रीजंस, मल्टीपल रीजंस हमें प्रोवाइड की हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इन गिवन रीजंस की बेस पे वो ये कंक्लूड करता है कि डायनासोर्स जो हैं शायद देवर कोपिंग विद द कैंसर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि खुद बता रहे हैं कंक्लूजन और रीजंस। तो रीजंस हमें पता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जो कि एक कंक्लूजन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं या उसको जस्टिफाई कर रही होती हैं। तो लफ्ज़ों में ही उन्होंने खुद ऑथर ने बता दिया कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये वाली चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। सिंस दिस सॉल्यूशन टर्न्स litmus paper red, I conclude this is acidic in as much as acidic substances react with litmus to form a red color। इसका मतलब ये कि एक तो यहाँ पे इंडिकेटर हमारे पास सिंस लगा हुआ है, दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे ये कंक्लूड जो है वो हमें खुद एक बात बता रहा है। फिर इन एज मच एज, ये भी एक इंडिकेटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिंस हमने पढ़ा हुआ है कि प्रीमिस इंडिकेटर है, तो हम कहेंगे कि ये जो पहली स्टेटमेंट है इट इज अ प्रीमिस। फिर आई कंक्लूड इट इज एसिडिक, मतलब ये कि उसने खुद बताया हुआ है कि यही कंक्लूजन है, तो ये हो गया कंक्लूजन। और उसके बाद सिंस जो है ये हो गया एक प्रीमिस इंडिकेटर, और इन एज मच एज हो गया एक अगेन प्रीमिस इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आगे रीजन प्रोवाइड कर दी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें गिवन आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो कि हाईलाइट कर रहे होते हैं कि कौन से वाली प्रोपोजिशन को हम प्रेमिस कहेंगे और कौन से वाली प्रोपोजिशन को हम कंक्लूजन कहेंगे। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि डिफरेंट हमारे पास इंडिकेटर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कंक्लूजन इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो प्रीमिस इंडिकेटर्स होते हैं। वो लिस्ट अगर तो याद कर सकते हैं वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या होता है कि वर्ड्स के सेंस अगर एग्जैक्ट मीनिंग ना भी आते हों तो समझ आती है कि ठीक है ये एक सेंस बिल्ड कर रहे हैं, कि इसके साथ जो अटैच्ड एक स्टेटमेंट है, एक प्रोपोजिशन है, वो वजह बन रही है किसी चीज़ की, या वो किसी वजह से खुद एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट, एज एन आउटकम वो जो है एक इन्फर की गई है चीज़। इसी तरीके से एक और आर्ग्यूमेंट है अगेन, सिंस दिस सॉल्यूशन टर्न्ड रेड
व्हेन द इंडिकेटर वाज एडेड। फिर उसके बाद आई कंक्लूड इट इज एसिडिक। अच्छा, ये वही वाली एग्जांपल मैंने दोबारा से कोट कर दिया था, वही वाला जो आर्ग्यूमेंट है। तो अगेन इसमें यही चीज़ है कि आपके जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो बता रहे हैं कि कौन सा प्रीमिस है और कौन सा इसमें कंक्लूजन है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि सिंपल आर्ग्यूमेंट है वो या कि कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है। वी विल फाइंड इट यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम of the structure of the argument that details the relations among the various premises and conclusions। जो flow of information है, कौन किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ हमें डायग्राम के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ आ जाती है। अब कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन ऑफ वन आर्ग्यूमेंट कैन बिकम अ प्रेमिस फॉर अनदर आर्ग्यूमेंट, जो कि मैंने पहले बात की थी कि हमने अभी तक की जितनी भी सिंपल आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, उनके अंदर क्या था, एक कंक्लूजन था और उसमें एक या मल्टीपल प्रेमिसेस हमारे पास मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंपल आर्ग्यूमेंट थे। और जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट हैं उसमें जैसे मैंने पहले बात की कि कोई एक कंक्लूजन जो कि दूसरे दो तीन प्रेमिसेस से इन्फर होता है, या एक कंक्लूजन जो होता है किसी दो तीन प्रेमिसेस का, वो कंक्लूजन अब किसी और कंक्लूजन का प्रेमिस बन सकता है, और उसी को मैंने सब कंक्लूजन का टाइटल दिया था। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स तरह के आर्गुमेंट्स के अंदर। तो उनको पढ़ने के लिए पहले हम जब डायग्राम इनके डेवलप करेंगे तो सिंपल से फिर हम देखेंगे कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रेमिस हो और एक कंक्लूजन हो, फिर दो प्रेमिस हो और एक कंक्लूजन हो, या मल्टीपल प्रेमिसेस हो और एक कंक्लूजन हो। फिर उसमें हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जो प्रेमिसेस हैं वो कैसे एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ कैसे दो या दो से ज़्यादा प्रेमिसेस मिलके कंबाइंड वे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, ये वाली सबसे इजी है कि इसकी अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ डायग्राम, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैनवस ले लेती हूँ। अच्छा, इसमें आर्ग्यूमेंट को ड्रॉ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि गिवन आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले तो आपने पढ़ना है। पढ़ के फिर आपने जितने भी सेंटेंस हैं उनको आपने नंबर्स असाइन करने हैं जिस अरेंजमेंट में वो लिखे हुए हैं। पहली स्टेटमेंट को नंबर 1 असाइन करेंगे, दूसरी को हमने नंबर 2 और तीसरी को हमने नंबर 3 जो है वो असाइन करना है। ऐसा नहीं करना कि हमने ढूंढना है कि पहले प्रेमिसेस को 1 2 3 कह लें और जो एंड में जो कंक्लूजन होगा चाहे वो पहले नंबर पे, उसको हम लास्ट वाला नंबर असाइन करें। जिस सीक्वेंस में लिखा है हम उसी सीक्वेंस में नंबर्स असाइन करते हैं। जैसे ये है, जॉन डिडेंट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट, ठीक है। ही हैज डार्क सर्कल्स अंडर हिज आईज, ही लुक्ड टायर्ड। अब यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट्स या 3 प्रोपोजिशंस हैं। इसको नंबर 1 असाइन किया, फिर उसके बाद ये सेकंड वाली प्रोपोजिशन है, इसको 2 नंबर असाइन किया, और ये हमारे पास थर्ड वाली प्रोपोजिशन है, इसको हमने नंबर 3 असाइन कर दिया। अब क्या होगा, इसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंक्लूजन कौन से वाला है और प्रीमिस कौन से वाला है। डायग्राम बनाते वक्त आपने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आर्ग्यूमेंट में चूंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेमिसेस से कंक्लूजन की तरफ जाता है, उसमें बेशक कंक्लूजन पहले दिया हुआ हो, बेशक कंक्लूजन बाद में दिया हुआ हो। डायग्राम में हमने हमेशा जो प्रेमिसेस है उनको ऊपर रखना है और कंक्लूजन को नीचे रखना है। उनको हमने एरो के साथ ज्वाइन करना है और वो हमें बताएगा कि ठीक है ये ऊपर वाले प्रेमिसेस हैं और ये नीचे कंक्लूजन इस वाले कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ सर्कल्स को। हमारे पास टोटल 3 सर्कल्स हैं,
3 स्टेटमेंट्स हैं तो 3 ही सर्कल्स बनेंगे। अच्छा, इसमें मैं नंबर 1 लिख लेती हूँ, फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं फिर ड्रॉ करूँ और एडिट करूँ। 2 लिख लिया, हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 लिख लिया। अब किस तरीके से मैं इसके डायग्राम ड्रॉ करूँगी, मैंने देखना है इनमें से कंक्लूजन कौन से वाला है। जॉन डिडंट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट। जॉन जो है वो ज़्यादा कल रात को नहीं सोया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो ठीक तरह से नहीं सोया। अब ये पता कैसे चले, उसकी कुछ निशानियां, कुछ बेसिस हमें प्रोवाइड की गई हैं कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और वो थका थका महसूस हो रहा था। इसका मतलब ये कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और उसका टायर्ड होना इज शोइंग कि वो लास्ट नाइट नहीं सोया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हमारी फर्स्ट सेकंड वाली प्रोपोजिशन है और जो हमारी थर्ड वाली प्रोपोजिशन है, इनकी बेस पे हम पहले वाली स्टेटमेंट कह रहे हैं या पहले वाली प्रोपोजिशन कह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन है और जो सेकंड और थर्ड है ये हमारे 2 प्रेमिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को नीचे रखेंगे और सेकंड और थर्ड को हम यहाँ पे रखेंगे। अब एक और सवाल जो मैंने कहा था, आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस किसी कंक्लूजन को लीड कर रही होती हैं या किसी कंक्लूजन की तरफ जा रही होती हैं, या फिर वो दोनों मिल के एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो डार्क सर्कल्स हैं उस जो जॉन है उसकी आंखों के नीचे, और उसके वो टायर्ड फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे एरो। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई, सॉरी, ये चीज़ गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से हम 2 या 3 की तरफ या दोनों की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पे एक और शेप होती थी, के 2 और 3 हैं सपोज हमारे पास। कुछ सिंपल ही करना पड़ेगा, आई फॉरगॉट वो कहाँ से होता है। हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों की बेस पे वी आर कंक्लूडिंग दिस वन। तो डायग्राम का फ्लो कुछ ऐसा बनेगा। अब डायग्राम ये पढ़ने की बजाय हमें यहाँ से समझ आ रही है कि ठीक है, 2 और 3 जो है ये प्रेमिसेस हैं और इन 2 प्रेमिसेस की बेस पे फर्स्ट वन जो है इसको कंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ तक समझ आ गई है। यहाँ पे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टडीज फ्रॉम रैट्स इंडिकेट दैट न्यूरोपेप्टाइड वाई इन द ब्रेन कॉजेज कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग एंड जेलेनिन causes fat cravings। ये मुझे लगता है आपकी वाली बात हो रही है। Hence, I conclude that food cravings are tied to brain chemicals because neuropeptide Y and gelanin are brain chemicals। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी इसको नंबर्स असाइन किए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर डायग्रामेटिकली लिखें तो वो कैसे होगा, या इसके डायग्राम अगर हम सपोज ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए अगेन वी विल इंसर्ट अ कैनवस ताकि हम इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हम पहले नंबरिंग यहाँ पे डाल देते हैं। 1 हो गया,
4 हमें सर्कल्स चाहिए होंगे। वन, टू, थ्री, 4। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा? अच्छा जी, ये हमारे पास हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर लूँ अगेन। ये हमारी सेकंड हो गई। अब इसमें हेंस का वर्ड यूज हुआ है जो कि एक हमारा कौन सा इंडिकेटर है? हेंस जो है हमारा कंक्लूजन इंडिकेटर है। ठीक है, और जो बिकॉज है ये हमारा एक, ये हमें बता रहा है कि जो अपकमिंग स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है वो एक कॉज है या उसकी वजह से कुछ हो रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रेमिस इंडिकेटर। हेंस जो है वो हो गया हमारा एक कंक्लूजन इंडिकेटर। अब क्या है? स्टडीज फ्रॉम रैट्स। ठीक है जी, रैट्स की स्टडी हुई और इन्होंने कहा कि ये वाला जो ठीक है, एक उन्होंने बात की, ये जो भी चीज़ है ये क्या करती है? इन द ब्रेन कॉजेज कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग। ये कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग को कॉज करता है, ये वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, और फिर दूसरे एलिमेंट की बात की है कि वो फैट क्रेविंग को कॉज कर रहा है या फैट क्रेविंग की कॉज ये है और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग की कॉज ये है। ये हमें रैट्स की एक रिसर्च स्टडी से पता चला। अब इन दो की बेस पे क्या कहा जा रहा है? अच्छा, हेंस आगे आई कंक्लूड भी लिखा है दैट फूड क्रेविंग्स आर टाइड टू ब्रेन केमिकल्स, के ब्रेन केमिकल्स की वजह से हो रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन और हमारा सेकंड प्रोपोजिशन है, दे आर लीडिंग टू द थर्ड वन। इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट होगी। और उसके बाद बताया हुआ है कि क्योंकि ये दो जो हैं आर ब्रेन केमिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कहीं इस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, कि ये दो जो हैं, पहले वाला ब्रेन केमिकल किस चीज़ को कॉज करता है और दूसरे वाला ब्रेन केमिकल किस चीज़ को कॉज करता है, और फिर वो दोनों मिलके जो हैं उन दोनों के बारे में एक बात की जा रही है। ठीक है, कि ये ब्रेन केमिकल्स हैं और ब्रेन केमिकल्स को ओवरऑल बताया जा रहा है कि वो फूड क्रेविंग्स की तरफ लेके जाते हैं। मतलब फूड क्रेविंग इज कॉज्ड बाय फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है हमारी? ये इन दोनों एलिमेंट्स की बात कर रही है कि ये ब्रेन केमिकल्स हैं और ब्रेन केमिकल्स जो हैं उनका इंडिविजुअल फंक्शन जो है वो भी बताया जा रहा है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? ठीक है, अब जो ये है पहले वाला, ये एक टोटली इंडिपेंडेंट है। जो ये एलिमेंट है वो उसके बारे में बात की जा रही है कि ये कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग को कॉज करता है। फिर इसी तरीके से जो दूसरा एक एलिमेंट है उसकी बात की जा रही है कि वो फैट क्रेविंग को करता है। और ये दोनों क्या हैं? हमारे पास ब्रेन केमिकल्स हैं और ब्रेन केमिकल क्या करता है? ओवरऑल फूड की क्रेविंग पैदा करता है।